हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट एंडो मेमोरी सिस्टम। सेल बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें देखेंगे कौन कौन से पॉइंट आते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जो कंसीडर किए जाते हैं एंडो मेमोरी सिस्टम में। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो एंडो मेमोरी सिस्टम होता क्या है, उसको समझेंगे। एंडो मेमोरी सिस्टम होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो होता क्या है, एंडो मेमोरी सिस्टम होता ये है कि सेल ऑर्गेनेल्स their functions are coordinate to each other, are coordinate to each other। इसका मतलब जैसे ये कोई सेल ऑर्गेनेल्स है, मान लो ए, ये है बी और ये है सी। इसने कुछ बनाया केमिकल, ये केमिकल इसके पास गया, इसने इसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किए, फिर ये उससे अगले वाले के पास गया, फिर इसने कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन किए। तो मतलब एक दूसरे से फंक्शन अटैच है या कोऑर्डिनेट है। ये कुछ बनाएगा, उसमें केमिकल मॉडिफिकेशन करेगा अगला वाला, और फिर उससे केमिकल मॉडिफिकेशन करेगा अगला वाला। तो एंडो मेमोरी सिस्टम में यही होता है कि जो कुछ भी केमिकल मटेरियल या केमिकल कुछ भी बनाएगा, कुछ भी सब्सटेंस बनेगा, उसको अगला वाला उसमें कुछ चेंज करेगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले को भेजेगा, फिर वो कुछ कुछ उसमें चेंज करेगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले को भेजेगा। तो एंडो मेमोरी सिस्टम में यही होता है। अब इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स कंसीडर किए जाते हैं एंडो मेमोरी सिस्टम में, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 हैं। कौन कौन से 4 हैं, इसकी निमोनिक्स है ईगल बड़ा। ईगल बड़ा, ई मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जी गोल्जी बॉडी, एल लाइसोसोम और वैक्यूम। इनके अलावा कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो एंडो मेमोरी सिस्टम में कंसीडर नहीं किए गए। इनके अलावा तो बहुत सारे हैं, पर एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए जिसमें उनको माना गया कि वो एंडो मेमोरी सिस्टम कंसीडर नहीं किए गए हैं। वो हैं क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों एंडो मेम्ब्रेन के पार्ट नहीं कंसीडर किए हैं। अब होता है कि एंडो मेम्ब्रेन में जो सेल ऑर्गेनेल है चारों, ये इनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट है फंक्शन में, तो वो देखते हैं। ये ली एक सेल, ये ली एक सेल और यूकैरियोटिक सेल ली। यूकैरियोटिक सेल आपको कैसे पता चली सर कि ये यूकैरियोटिक सेल है? यूकैरियोटिक सेल इसलिए है ये क्योंकि मैंने इसमें जो न्यूक्लियस लिया है वो मेम्ब्रेन बाउंड लिया है, और प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब वो इंसिपिएंट या पुराने टाइप का होता है। इसमें 2 लेयर होती है न्यूक्लियस में, आउटर लेयर और इनर लेयर। इसकी जो आउटर लेयर है ये एक मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर में कंटिन्यू करती है। इस मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास खास बात ये होती है कि अगर इसमें राइबोसोम है इसके ऊपर, इस टाइप के, ये हो गए राइबोसोम, ये हो गए राइबोसोम, कौन से 80S टाइप के। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंसीडर किया जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी सरफेस राइबोसोम की वजह से रफ हो गई होगी। दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप देख रहे हैं इसकी सरफेस पे कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी राइबोसोम नहीं है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो दो टाइप। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की, रफ और स्मूथ। रफ क्यों हुई है? 80S राइबोसोम की वजह से।
अब इसमें राइबोसोम है तो इससे होगा क्या, राइबोसोम इसमें बनाएंगे प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो नहीं है राइबोसोम, तो फिर ये क्या बनाएगी, तो ये बनाती है लिपिड। ये हो गई प्रोटीन और ये हो गया लिपिड। अब ये बनने के बाद, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये बनने के बाद क्या यहीं रहेंगे राइबोस, जो प्रोटीन बनी है और लिपिड बना है वो यहीं रहेंगे, नहीं, इसके बाद इनको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम वेसिकल्स बोलते हैं, उनमें भर के इनको आगे भेजा जाएगा अगले सेल ऑर्गेन्स के पास। और अगला सेल ऑर्गेन्स कौन सा होता है इनमें, यहाँ से जो वेसिकल्स आ रहे हैं, और अगला सेल ऑर्गेनल्स होता है एक फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ये क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इसके एक एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, सिस्टर्नी। तो गोल्जी बॉडी किससे मिलके बनी है, सिस्टर्नी से। इधर इसका न्यूक्लियस और वो एंडोमेम्ब्रेन सब सारा पार्ट है इसमें। अब होता क्या है, ये वेसिकल्स न्यूक्लियस न्यूक्लियस की साइड से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के किधर की तरफ जाएंगी, गोल्जी बॉडी की तरफ। गोल्जी बॉडी की कौन सी सरफेस की तरफ जाएंगी, कौन सी सरफेस की तरफ नहीं जाएंगी वो देखेंगे। तो जो सरफेस गोल्जी बॉडी की न्यूक्लियस की तरफ होती है, जो सरफेस गोल्जी बॉडी की न्यूक्लियस की तरफ होती है उसको कंसीडर करते हैं हम सिस फेस, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, या दिखने में कॉन्वेक्स है इसलिए इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स शेप, कॉन्वेक्स फेस। इससे जाएगी, ये वेसिकल्स इस पे जाएंगे और इससे अटैच होके अपने अंदर, जिसके अंदर जो प्रोटीन है वो इसमें प्रोटीन डाल देगी, और जिसके अंदर लिपिड है वो अपना इसमें लिपिड डाल देगी। बाद में होगा क्या, अब गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इसमें गोल्जी बॉडी इसमें मॉडिफिकेशन करेगी। गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इसमें मॉडिफिकेशन करेगी, और वो मॉडिफिकेशन क्या होंगे, गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करके लिपिड में और प्रोटीन में लगा देगी कार्बोहाइड्रेट। अब ये क्या प्रोटीन कहलाएगी, नहीं, अब ये कहलाएगी कार्बोहाइड्रेट की बेस। कार्बोहाइड्रेट के लिए टर्म यूज किया जाता है ग्लाइको, ये कहलाएगी ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, और ये कहलाएगा ग्लाइको लिपिड, ग्लाइको लिपिड। अब क्वेश्चन आता है इसमें सर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनल्स, तो आंसर जाएगा गोल्जी बॉडी, क्योंकि गोल्जी बॉडी ने ही इसमें स्टार्च लगाया है या ग्लूकोज लगाया है, उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो पूछा जाए साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, तो क्या आएगी, गोल्जी बॉडी आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होके आगे जाएंगे और इनको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक किया जाएगा, वेसिकल्स की फॉर्म में पैक किया जाएगा इसको। वेसिकल्स की फॉर्म में पैक किया जाएगा और इनको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, अगर सेल के बाहर काम की जरूरत है, इसकी सेल के बाहर जरूरत है तो बोल देंगे सीक्रेशन। सीक्रेशन क्या बोला है, क्योंकि एक काम का सब्सटेंस है जो सेल के बाहर जरूरत है उसकी, तो उसमें भेज दिया है। अब इसकी इन वेसिकल्स को सेल के अंदर भी भेजा जा सकता है इंट्रासेलुलर टारगेट पे, क्योंकि सेल के अंदर भी जरूरत हो सकती है। उसके बाद गोल्जी बॉडी के दो काम हो गए, सबसे पहला तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड या फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, और दूसरा काम क्या हो गया, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। उस गोल्जी बॉडी ने ही ग्लाइकोप्रोटीन और इसको पैक किया है, और ट्रांसपोर्ट का काम भी कौन कर रही है, गोल्जी बॉडी। अगर सेल के बाहर रिक्वायरमेंट है उसकी और काम का सब्सटेंस भेजा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको सीक्रेशन। सेल के अंदर जरूरत हो सकती है, इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर टारगेट के पास ही भेज सकते हैं, मतलब सेल के अंदर अगर जरूरत हो तो वहां भी जा सकते हैं ट्रांसपोर्ट होके।
इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ ट्रैफिक इन सेल, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इन सेल। डायरेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रही है, यहाँ जरूरत है वहां के लिए ये डायरेक्शन कर रही है। और मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक क्यों बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ का जो न्यूक्लियस है उसके अटैच रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोई एक प्रोटीन और एक लिपिड तो बना नहीं रही होगी, बहुत सारे बना रही होगी, तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, तो उनमें से किसको कहाँ भेजना है उसका भी काम कौन करती है, ये तो पूरे ट्रैफिक को मैनेज भी यही करती है, गोल्जी बॉडी। उसके बाद इसमें से गोल्जी बॉडी से एक मेम्ब्रेन पैक की जाती है, एक मेम्ब्रेनस वेसिकल पैक की जाती है, जिसमें कि बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। और इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब क्वेश्चन आया कि लाइसोसोम पैक किसने किया है, तो लाइसोसोम पैक्ड बाई, आंसर जाएगा गोल्जी बॉडी। लाइसोसोम को पैक किसने किया है, गोल्जी बॉडी ने। अब लाइसोसोम बनाए इसके लिए मटेरियल किसने दिया है, वो देगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाली कौन सी देगी, प्रोटीन, और स्मूथ वाली कौन देगी, लिपिड। तो प्रोटीन और लिपिड दिए हैं इसको, जिससे कि इसकी मेम्ब्रेन बाउंड हो सके, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, गोल्जी बॉडी। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें क्या देगी, लाइसोसोम के फॉर्मेशन के लिए क्या प्रोवाइड करेगी, ये मटेरियल देगी, मटेरियल फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको दोबारा से सुनो, न्यूक्लियस से अटैच एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियस से अटैच एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर राइबोसोम मिल रहे थे, तो हमने इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर राइबोसोम थे तो इसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके ऊपर नहीं थे उसको बोल दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही थी प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही थी लिपिड। ये यही नहीं रहेंगे, इनको वेसिकल्स की फॉर्म में भरा जाएगा और आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर पे। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जिससे बनी होती है वो होती है सिस्टर्नी। गोल्जी बॉडी की कौन सी फेस पे भेजा जाएगा, ये सिस फेस पे। इसको फॉर्मिंग भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स नेचर की होती है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स फेस भी बोलते हैं। इसके पास जाके इनको यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा गोल्जी बॉडी में। फिर गोल्जी बॉडी क्या करेगी, गोल्जी बॉडी इसमें करेगी मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन करेगी। मॉडिफिकेशन करने क्या करेगी वो, इसमें सिर्फ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ऐड करेगी। कार्बोहाइड्रेट ऐड करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन बोलेंगे। ये प्रोटीन के साथ ग्लाइको जुड़ जाएगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएगा तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद इस मॉडिफाइड प्रोटीन और लिपिड को क्या किया जाएगा, पैक किया जाएगा वेसिकल्स की फॉर्म में। और किस फेज पे पैक किया जाएगा, इसको किया जाएगा ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज, या इसमें थोड़ा सा गड्ढा है तो इसको कॉनकेव भी बोल देंगे, कॉनकेव फेज। इससे इस मटेरियल को पैक किया जाएगा। अब इस मटेरियल की अगर सेल के बाहर जरूरत होगी तो उसको सीक्रेशन किया जाएगा। सीक्रेशन शब्द इसलिए यूज किया है क्योंकि यूजफुल मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के बाहर, और सेल के अंदर भी इस मटेरियल की यूज हो सकता है, तो इंट्रासेलुलर टारगेट के पास भी भेजा जा सकता है इसको। उसके बाद क्या होता है, इसकी ट्रांसफेज से एक वेसिकल्स पैक की जाती है हाईली एसिडिक एंजाइम की और डाइजेस्टिव एंजाइम की। उस हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम की पैक वेसिकल्स को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम पूछे कि लाइसोसोम पैक किसने किया है, तो वो आंसर जाएगा गोल्जी बॉडी। और लाइसोसोम फॉर्म किसने किया है, तो उसके लिए उसकी मेम्ब्रेन बनाने के लिए प्रोटीन और लिपिड किसने दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या दिया इसको, मटेरियल फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्वेश्चन आ जाए कि लाइसोसोम इज फॉर्म्ड बाय, और ऑप्शन में दोनों हो, एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी बॉडी, तो आंसर जाएंगे दोनों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को
मैक्रोमोलिक्यूल वो गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक इन सेल बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो या स्मूथ हो, वो प्रोटीन और लिपिड बहुत सारा बना रही होंगी, तो यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल हो जाएंगे, इसलिए वो डायरेक्ट करेगी गोल्जी बॉडी के किस सेल, किस प्रोटीन को और किस लिपिड को जाना है, इससे किधर की तरफ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, वो डिसाइड करेगी गोल्जी बॉडी। इसलिए इसको गोल्जी बॉडी का वो माइक्रोमोलिकुलर ट्रैफिकिंग सेल भी बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन occur in which cell organisms, which पहला ऑप्शन गोल्जी बॉडी, दूसरा ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा ऑप्शन वैक्यूल और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, लाइसोसोम। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का पहला तो मतलब एक होता है सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस, सेंट्रल डॉगमा, इसमें क्या होता है, डीएनए, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनती है प्रोटीन। डीएनए से आरएनए की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन की प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन तो बन गई है, प्रोटीन बनने की प्रोसेस ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनने के बाद जो मॉडिफिकेशन हो रहा है मतलब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। प्रोटीन बनने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन कहाँ किया था हमने, गोल्जी बॉडी में। कैसे? उसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड करके, मतलब ग्लाइकोसाइलेशन करके। तो इसका आंसर क्या जाएगा, गोल्जी बॉडी। उसमें एक रह गया था सिर्फ वैक्यूल का काम। इसमें वैक्यूल होती है, वैक्यूल कुछ नहीं है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेस्टेज होगा और गोल्जी बॉडी से जो वेस्टेज होगा वो वैक्यूल में डाल दिया जाएगा। तो एक तरीके से वैक्यूल भी इनके साथ कोऑर्डिनेट फंक्शन में होती है। तो ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूरा हो गया, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं पूरा हो गया ये। थैंक यू।